हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, इस पीडी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था ये उसका 11वां पार्ट है। इसके पहले के 10 पार्ट मैंने वीडियो बना दिए हैं और अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो कृपया इस वीडियो को जाए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर जरूर उस वीडियो को देखें। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं दोस्तों, और कृपया हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एवोग्राडो एवोगाड्रो एवोग्राडो संख्या का मान कितना होता है। तो एवोग्राडो संख्या का मान जो होता है दोस्तों वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते सेकंड क्या है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक को बोला जाती है दोस्तों। किसको बोला जाता है? पार्सेक को बोला जाता है। दूरी मापने की इकाई क्या होती है? पार्सेक होती है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होती है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होती है दोस्तों 9.46 इंटू 10⁻15, यानी कि जो है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ये एक प्रकाश वर्ष का माप है दोस्तों। 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है, बताइए। 1 लीटर में कितना गैलन पानी रख सकते हैं। तो 1 लीटर में कितना गैलन होता है दोस्तों। तो 1 लीटर में होता है 0.2341। 0.2341 ये आपका एक गैलन है, जो नहीं सॉरी, ये आपका गैलन का साइज है जो कि 1 लीटर पानी के बराबर होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। एक फर्मी में कितना मीटर होता है। एक फर्मी, बताइए, एक फर्मी में कितना मीटर होता है। तो एक फर्मी में होता है 10⁻−15 मीटर। 10⁻−15 मीटर होता है किसमें? एक फर्मी में 10⁻−15 मीटर होता है दोस्तों। लॉगरिथम के आविष्कारक, बताइए, लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है। तो लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है दोस्तों? उनका नाम है जॉन नेपियर। उनका नाम क्या है? जॉन नेपियर, जो है कि लॉगरिथम के आविष्कारक हैं। आगे देखिए, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है मैक्स प्लांक। इनका नाम क्या है? मैक्स प्लांक नाम है दोस्तों। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, बताइए। वायुमंडल के आर्द्रता को मापने वाला जो यंत्र है उनका नाम है हाइग्रोमीटर। क्या है उसका नाम? हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है। ये तो एक एंगस्ट्रम मात्रक किसके बराबर होता है। तो 10⁻−10 मीटर। 10⁻−10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रम। आगे देखते हैं। पृथ्वी के उपग्रह पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है किस पर। तो ये कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है दोस्तों। किस पे करती है? कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करती है पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग। आगे देखते हैं। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है, बताइए। तो घड़ी की जो चाबी में है वो संचित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा दोस्तों। क्या है? स्थितिज ऊर्जा। आगे देखते हैं। यदि किसी पिंड यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा। यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा का जो मान है वो 125% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 125% बढ़ जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, बताइए कब? जब सभी माध्यम में होंगे। कब? जब सभी माध्यम में होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती। देखिए यहाँ पे पूछ लिया क्वेश्चन, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो ये है हवा। हवा में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती दोस्तों। आगे देखते हैं। प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है, ये बताना है, बताइए। प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों प्रत्यास्थता गुणांक। क्या? प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। पनडुब्बी आधारित है। पनडुब्बी आधारित है किस पर? पनडुब्बी आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर
आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही आंसर हो जाएगा। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि, बताइए। समुद्र में तैरना नदी में तैरने की अपेक्षा से आसान है, मतलब नदी में आप जो तैर सकते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है समुद्र में तैरना। तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। क्या होता है? समुद्र का जो पानी का घनत्व है वो नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। आगे देखते हैं। तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति, तरंग अपश्रव्य हो जाती है जब उसकी आवृत्ति क्या होती है ये बताना है। तो उसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम जब होती है। कितना? 20 हर्ट्ज से जब कम हो जाती है तब ऐसा होता है दोस्तों। यदि तरंग की लंबाई का मान, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? तो अगर तरंग की लंबाई का मान अगर आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का जो वेग है दोस्तों वो आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि आगे क्या है। ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि कौन सी तरंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सभी एग्जामों के लिए। तो ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि कौन सी तरंगे दोस्तों? तो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि ध्वनि तरंगे हैं किस टाइप के? अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो कितनी होती है ये आपको को बताना है। तो दोस्तों ये होती है आधी होती है। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आगे देख लेते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा होता है दोस्तों। कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा होता है। आगे देखते हैं। प्रकाश तरंग उदाहरण है, प्रकाश तरंग उदाहरण है किस चीज़ का दोस्तों? प्रकाश तरंग उदाहरण है, प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का जो है वो प्रकाश तरंग का एक उदाहरण है। आगे देखते क्या है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। बताइए जो फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसका अभिदृश्यक लेंस कैसा होता है? तो ये होता है दोस्तों उत्तल होता है। कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। क्या होता है दोस्तों? उत्तल होता है। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट भी है और मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर को प्रतिपादन किया था किसने किया था? तो ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर का जो प्रतिपादन है वो किए थे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किए थे। कौन किए थे दोस्तों? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किए थे। थोरियम का नाभिक में थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। इसके पीछे क्या रीज़न है दोस्तों? तो प्लूटोनियम में बदला जा सकता है। किस में बदला जा सकता है? प्लूटोनियम में बदला जा सकता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए क्या? तो फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए दोस्तों निम्न गलनांक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? निम्न गलनांक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? बताइए। तो दोस्तों ये होती है अवरक्त किरण। किसकी होती है? अवरक्त किरण, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का क्षय कम होता है, ऊर्जा का क्षय कम हो जाता है। उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है दोस्तों? तो दिष्ट धारा में कम हो जाता है दोस्तों। किस में हो जाता है? दिष्ट धारा में। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ट्रांसफार्मर जो है वो चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है दोस्तों। किस पर आधारित होता है? चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है ट्रांसफार्मर। आगे देखते हैं। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? 31। देखिए घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो याद रखिएगा ये जोड़े जाते हैं दोस्तों समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। किस में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, यानी कि पैरेलल लाइन में। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो ये होती है दोस्तों विकिरण की वजह से। किसकी वजह से होता है? विकिरण की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम संभवतः ताप, न्यूनतम संभवतः ताप कम से कम ताप होता है
वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। कितना दोस्तों? -273 डिग्री सेल्सियस सबसे कम ताप वाला डिग्री है दोस्तों। यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि कैसी होती? यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि होती दोस्तों कम हो जाती। क्या हो जाती दोस्तों? दिन की अवधि कम हो जाती, यानी कि दिन छोटा करता और रात बड़ा करता। आगे देखते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कोरोना वाला भाग दिखाई देता है दोस्तों। कौन सा वाला भाग दिखाई देता है? कोरोना वाला भाग दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। कांच से वायु में जाए, ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं दोस्तों, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।